ठीक है, तो अब यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर कैसा इक्विपमेंट है? तो स्टैटिक इक्विपमेंट है। तो स्टैटिक इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? नो मूविंग पार्ट्स। नो मूविंग पार्ट्स मीन्स नो फ्रिक्शन लॉस। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है ये, और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, इसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। ठीक, अब जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इसका जो होता है यह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसके प्रिंसिपल पर ये वर्क यहाँ पे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मर में इस प्रकार से हम एक कोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोर बनाते हैं यहाँ पे इस पर। अब ये जो कोर होती है ये लैमिनेटेड कोर होती है, तो ये शो कर रहा है ये लैमिनेशंस को, तो ये लैमिनेटेड कोर है। तो ये लैमिनेटेड कोर ऑफ क्या होती है? सिलिकॉन स्टील। तो ट्रांसफॉर्मर में हम यूज करते हैं लैमिनेटेड कोर ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो लैमिनेशन काहे के लिए करते हैं? एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, और सिलिकॉन स्टील का यूज काहे के लिए करते हैं? तो हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो दोनों लॉस इसमें यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। तो लैमिनेशन की जो थिकनेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। जो थिकनेस ऑफ लैमिनेशन है, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन हम बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है? डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो थिकनेस क्या होती है? वहां पे डिक्रीज होती है। तो जैसे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए यदि हम यूज करेंगे तो 0.35 mm, और 25 के लिए यूज करेंगे तो 0.5 mm। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थिकनेस क्या हो जाएगी? वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी लैमिनेशन की थिकनेस को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ठीक, अब ये कोर जो होती है इस कोर के ऊपर में क्या करेंगे? यहाँ पे हम इंसुलेशन लगाएंगे और इंसुलेशन लगा के टू वाइंडिंग्स को वाउंड कर देंगे। तो इंसुलेशन लगा के इस प्रकार से जो कोर है इसके ऊपर यहाँ पे टू वाइंडिंग्स को वाउंड करेंगे। अब जिस वाइंडिंग को हम यहाँ पे देंगे सप्लाई, इस वाइंडिंग को क्या बोलोगे? प्राइमरी। और जिस पर लोड को करंट करोगे उसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू वाइंडिंग्स होती है। ठीक, तो जब ट्रांसफॉर्मर में हम यहाँ पे इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है, और वो अल्टरनेटिंग करंट इस कोर में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है। और ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस वाइंडिंग में क्या करता है? यहाँ पे d∅dt करता है, और इसके कारण क्या होती है? इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, और कोर की फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या करेगी? इस पे भी d∅dt करेगी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना यही, तो इसमें क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, क्योंकि ये किसी कारण से हो रही है,
खुद की फ्लक्स नहीं है, किसकी फ्लक्स है, दूसरे की फ्लक्स है। तो दूसरे की फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े थे, ठीक। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करता है, क्योंकि सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो किस पे होती है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे है, तो ये किसका रूल है, ये फैराडेज लॉ है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये वर्क करता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कपल्ड होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं, तो ये मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं ऑन द फिजिकल बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के फिजिकल बेसिस पर दोनों वाइंडिंग क्या होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। बट इनमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग शुड बी इन मेगा ओम। तो इनके बिटवीन जो रेजिस्टेंस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बिटवीन, वो क्या होना चाहिए, मेगा ओम में होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वाइंडिंग कैसे कपल्ड होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। दोनों वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन क्या होना चाहिए, मेगा ओम्स में होना चाहिए। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम ये आयरन की कोर का यूज क्यों कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक कपलिंग, याद आ रहा है, कब पढ़े थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस में मैग्नेटिक कपलिंग। तो मैग्नेटिक कपलिंग को इंक्रीज करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे आयरन की कोर का, कि यहाँ पे जितनी फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगी उसका ज्यादा से ज्यादा भाग कहाँ पहुंचना चाहिए, सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचना चाहिए, ठीक। तो मैग्नेटिक कपलिंग दोनों में इंक्रीज करने के लिए, लीकेज फ्लक्स की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हाई परमेबिलिटी आयरन कोर का यूज करते हैं, ठीक। अब ट्रांसफार्मर जो होता है इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, तो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है और उसको स्टेप डाउन कर सकता है, लेकिन ये क्या करता है, पावर को चेंज नहीं करता है। तो याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है पावर को चेंज, तो ट्रांसफार्मर क्या क्या चेंज नहीं करता है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है ये क्या क्या चेंज नहीं करता है, तो ये पावर को चेंज नहीं करता है, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, ये कोर की जो फ्लक्स होती है उसको चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 50 हर्ट्ज मिलेगी, ठीक। यदि हम यहाँ पे मान लीजिए 400 वोल्ट वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये इसको क्या कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है, स्टेप अप कर सकता है, वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर को कैसा बनाया गया है, ठीक है। तो यदि स्टेप अप बनाया गया है तो वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा, स्टेप यानी बढ़ा देगा, और यदि स्टेप डाउन बनाया गया है तो वोल्टेज को डाउन कर देगा, स्टेप वोल्टेज को घटा देगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों टाइप के होते हैं। क्या चेंज नहीं करते हैं, ये क्या चेंज नहीं करते हैं, और क्या चेंज नहीं करते हैं, कोर की मेन फ्लक्स को वो चेंज। तो ट्रांसफार्मर के कोर की मेन फ्लक्स क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। क्यों बोला जाता है कि यदि लोड चेंज करोगे ना यहाँ पे, तो कोर की मेन फ्लक्स में कोई चेंज वहां पे नहीं आएगा। तो ट्रांसफार्मर के कोर की मेन फ्लक्स क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को ट्रांसफर करता है। तो ये प्राइमरी की पावर है और प्राइमरी की वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है ना। ट्रांसफर की रेटिंग इसमें होती है वोल्ट एम्पियर में, तो वोल्ट एम्पियर प्राइमरी की पावर हो गई, सेकेंडरी की पावर क्या हो गई, वोल्ट एम्पियर सेकेंडरी की पावर हो गई, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी की वोल्टेज है कितनी, 400 वोल्ट, ठीक। प्राइमरी की करंट मान लीजिए यहाँ पे फ्लो हो रही है 200 एम्पियर, तो प्राइमरी की पावर कितनी हो गई, 8000 वोल्ट एम्पियर हो गई। अब यदि ये स्टेप अप है तो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सपोज मान लीजिए वोल्टेज को इसने डबल कर दिया, स्टेप अप कर दिया, तो करंट को उसी रेशियो में क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को क्या किया, डबल, तो करंट को उसी रेशियो में क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो यहाँ पे पावर अभी भी कितनी रहेगी आउटपुट में, जितनी इनपुट की पावर है। इनपुट की पावर कितनी है, 8000 वोल्ट एम्पियर, तो आउटपुट की भी क्या रहेगी। तो ट्रांसफार्मर क्या चेंज नहीं करेगा, पावर को। यदि मान लीजिए वोल्टेज को ये डाउन करता है, तो वोल्टेज को 400 से डाउन करके 200 कर दिया,
तो करंट को उसी रेशियो में बढ़ा देगा। तो वोल्टेज को हाफ किया तो करंट को डबल कर देगा, तो फिर से पावर क्या हो जाएगी उसकी, तो पावर सेम रहेगी। तो ट्रांसफॉर्मर क्या चेंज नहीं करता है, पावर को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, पावर, फ्रीक्वेंसी और कोर की फ्लक्स को ये चेंज नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या ट्रांसफॉर्म करता है, क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पावर। ठीक है, तो पावर को ट्रांसफर करता है लेकिन पावर को वो चेंज नहीं करता। आई समझ में? तो बोलेगा कि ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या ट्रांसफर करता है, पावर ट्रांसफर करता है। ठीक है, लेकिन पावर को चेंज नहीं करेगा। इतना समझ में आया? दूसरा, ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करेगा। इसको क्या दे रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ठीक, यदि हम इसको डीसी दे देंगे तो कौन सी करंट फ्लो होगी, डीसी करंट। तो डीसी करंट में डी फाइव बाई डी टी होता है क्या, या डी आई बाई डी टी होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है क्या वहां पे। तो यहाँ पे जितनी करंट है यहाँ पे भी उतनी ही करंट है, तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो ईएमएफ क्या हो जाएगी, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है जीरो हो जाएगी, ये ईएमएफ जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो कोई भी ईएमएफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे इस वाइंडिंग में यदि हम सेम वोल्टेज दे रहे हैं, कितनी वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है 400 वोल्ट एसी, यदि इसको सेम डीसी देंगे तो यहाँ पे लार्ज करंट फ्लो होगी और ये क्या होगा, बर्न हो जाएगा। क्योंकि एसी में जो करंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इंपेडेंस पे। दूसरा, ये जो ईएमएफ होती है इसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। बैक ईएमएफ का मतलब क्या होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करती है। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V1, तो इसका क्या कर रही है, अपोज, तो क्या बोलते हैं उसको, बैक ईएमएफ। तो ये करंट यहाँ पे होती है एसी में। डीसी में जो करंट होगी वो होगी यहाँ पे V अपॉन R1, इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड इसकी तुलना में क्या होगा, कई टाइम्स ज्यादा होगा। तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग उसकी बर्न हो जाएगी। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फैराडेज लॉ को वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, डीसी यदि सेम वोल्टेज देते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी क्या होगी, वहां पे बर्न हो जाएगी। इतना समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, ये तो नोट कर लियो, दो तीन पॉइंट जो थे ऊपर के, है ना, उसके नीचे लिखिए, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्शन के फिजिकल बेसिस पर, म्यूचुअल इंडक्शन के भौतिक आधार पर, फिजिकल बेसिस पर मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, यानी मैग्नेटिक रूप से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेगा ओम में होना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेगा ओम में होना चाहिए। मीन्स दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होनी चाहिए, दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होनी चाहिए। ठीक, तो दोनों वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, दोनों वाइंडिंग के बिटवीन मैग्नेटिक कपलिंग इंक्रीज करने के लिए, दोनों वाइंडिंग के बिटवीन मैग्नेटिक कपलिंग इंक्रीज करने के लिए हाई परमिएबिलिटी आयरन कोर, हाई परमिएबिलिटी आयरन कोर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर करता है। लेकिन यह पावर फ्रीक्वेंसी एंड कोर की मेन फ्लक्स को चेंज नहीं करता है। पावर फ्रीक्वेंसी एंड कोर की मेन फ्लक्स को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर का यूज वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का यूज वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, यदि ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है यदि ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो सेम रेशियो में करंट को स्टेप डाउन करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है। एसी के इक्वलेंट डीसी वोल्टेज अप्लाई करने पर इसकी प्राइमरी में हैवी करंट फ्लो होती है। प्राइमरी में हैवी करंट फ्लो होती है और वह बर्न हो जाती है, जल जाती है। ठीक, तो समझ में आया सबको ये। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ एन आइडल ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो ये वही ट्रांसफॉर्मर है जो अभी हमने देखे थे। ठीक, वैसे ही कोर है, सेम प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, तो ये प्राइमरी हो गई और ये इसकी सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी को हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे V1। ठीक, तो जो आइडल ट्रांसफॉर्मर होता है, आइडल ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं? तो आइडल ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है नो आयरन लॉस एंड नो कॉपर लॉस। ठीक है, तो यदि आइडल ट्रांसफॉर्मर, इसका मतलब क्या है, उसमें नो आयरन लॉस, कोई आयरन लॉस नहीं होगा, नो कॉपर लॉस, कोई कॉपर लॉस नहीं होगा। तो यदि उसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, आइडल ट्रांसफॉर्मर। तो समझ में आया आइडल ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है? तो आइडल ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है नो लॉस।
कोई लॉस इसमें नहीं होगा। यदि हम इस प्रकार के किसी ट्रांसफॉर्मर की कल्पना करते हैं, ठीक है, जो कि आइडल है, उसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे कॉपर लॉस का मतलब क्या होता है? तो कॉपर लॉस का मतलब होता है आई स्क्वायर आर लॉस। इस लॉस को यदि जीरो करना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? आपको जीरो करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। ये जो वाइंडिंग है ये किसी बनाते हैं? कॉपर की। तो कॉपर वाइंडिंग का यदि रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे तो उसमें कोई कॉपर लॉस होगा क्या? इसका मतलब है इसकी दोनों वाइंडिंग जो होंगी वो कैसी होंगी? प्योर इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, कॉपर लॉस नहीं है, तो इसका मतलब है कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बोथ वाइंडिंग आर प्योर इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, तो समझ में आया कि कॉपर लॉस क्यों नहीं है इसमें? तो कॉपर लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग कैसी हैं? प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। और इंडक्टर पावर कंज्यूम करता है क्या? तो फिर यहाँ पे कॉपर लॉस नहीं होगा। ठीक, तो ये याद रखना है कि इसकी दोनों वाइंडिंग कैसी होगी? प्योर इंडक्टिव कॉइल होगी। आयरन लॉस नहीं होगा। आयरन लॉस का मतलब क्या होता है? तो आयरन लॉस टू टाइप्स के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो इसमें ये दोनों लॉस ही नहीं होंगे, ना तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस होगा और ना ही इसमें एडी करंट लॉस होगा। तो दोनों में से कोई लॉस नहीं होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा मतलब कि इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसा मैग्नेटाइज होगा वैसे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसकी जो कोएर्सिविटी है वो क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो कोर मटेरियल जो है जीरो कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। तो कोर मटेरियल की कोएर्सिविटी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक, तो इसलिए क्या होगा? कोएर्सिव फोर्स की जरूरत नहीं है, जैसा मैग्नेटाइज हुआ वैसे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो एडी करंट लॉस है वो किस पर डिपेंड करता है? कोर के एडी करंट पाथ के रेजिस्टेंस पे। यदि एडी करंट पाथ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा या उसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होगी तो एडी करंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो एडी करंट लॉस भी क्या हो जाएगा वहां पे? जीरो। तो बोलेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेजिस्टिव कोर मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। ऐसे लिख देते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल क्या होगी? इनफाइनाइट। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल ये क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो कोएर्सिविटी ऑफ कोर मटेरियल जीरो एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो ये आयरन लॉस भी नहीं होगा, कॉपर लॉस भी नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है कि जब इसको हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं V1, तो ये क्या है? अब ये क्या है? अब प्योर इंडक्टिव कॉइल है। तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, अब वो करेगी क्या? तो यदि बोला जाए कि कोई एक प्योर इंडक्टिव कॉइल है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसको वोल्टेज दी है अल्टरनेटिंग, ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट करेगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। यदि लॉस होता तो लॉस को ओवरकम करने के लिए भी करंट फ्लो होती, बट लॉस नहीं है, तो जो करंट फ्लो होगी वो सिर्फ क्या काम करेगी? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। तो इस करंट को क्या नाम देंगे? मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो इस करंट का काम क्या है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना। तो इस करंट को क्या नाम दे देंगे? यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट नाम दे देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम थ्योरी इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको कुछ पैरामीटर्स की नॉलेज यहाँ से मिलती है कि ट्रांसफॉर्मर को जब हम वोल्टेज देंगे V1 अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो यहाँ पे, ठीक है, एक करंट फ्लो होगी और उस करंट को बोलेंगे हम आई म्यू, और ये आई म्यू जो करंट है, इस करंट को बोलेंगे हम मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक, और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसका काम केवल क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, जैसे कॉइल है तो इस कॉइल से जब करंट फ्लो हुई तो इसके चारों ओर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है उसको कन्वे करने के लिए क्या कर लिए हम, हाई परमेबिलिटी आयरन कोर का यूज कर लिए। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस हाई परमेबिलिटी आयरन कोर में क्या करेगा, ये सर्कुलेट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि बोला जाए कि प्योर इंडक्टर को आप वोल्टेज दिए हो, करंट फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगा, कितने डिग्री का रिलेशन होगा, 90 डिग्री। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है। तो यहाँ पे ये जो करंट होगी मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो वोल्टेज से क्या करेगी, ये 90 डिग्री यहाँ पे लैग करेगी। आई बात समझ में? तो ये करंट वोल्टेज से क्या करेगी, यहाँ पे 90 डिग्री लैग करेगी, और कोर में क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगी। आगे बात समझ में? तो ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटाइजिंग करंट होती है जो वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है, और कोर में क्या करती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करती है। ठीक, अब वोल्टेज अल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी कैसी होगी, अल्टरनेटिंग। जो फ्लक्स यहाँ पे है वो भी कैसी होगी, अल्टरनेटिंग। और अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ पे क्या करेगी, आकर के d∅dt करेगी। तो इसमें क्या करेगी, वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी, और उस ईएमएफ को क्या बोलेंगे हम, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो उस ईएमएफ को क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही पढ़े थे? तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इसी ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ, क्योंकि इसका जो फेज होता है वो इस अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होता है। अप्लाइड वोल्टेज कैसी है, इस प्रकार से, तो ये जो ईएमएफ होगी इसका फेज क्या होगा, 180 डिग्री आउट फेज होगा। तो 180 डिग्री आउट फेज होगा, तो कहने का मतलब है कि ये E1 जो है V1 से 180 डिग्री आउट फेज में होगा। तो E1 और V1 क्या होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री आउट फेज में होंगे। ठीक, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ, क्योंकि ये अप्लाइड वोल्टेज की क्या होती है, आउट फेज में होती है, उसका अपोज करती है। अब कोर की फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या करेगी, d∅dt करेगी, तो इसमें भी क्या करेगी, ईएमएफ इंड्यूस करेगी। चूंकि ये दूसरे की फ्लक्स के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका जो फेज होगा सेम E1 के समान होगा। तो E2 जो है वो किसके फेज में होगी, यहाँ पे E1 के फेज में होगी। इस E2 के कारण यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, टर्मिनल वोल्टेज, यदि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो V2 जो है ये किसके फेज में होगी, E2 के फेज में। ठीक, तो यहाँ पे जो V2 है वो किसके फेज में होगी, E2 के फेज में होगी। तो ये तीनों एक फेज में, और V1 के क्या होते हैं, अपोजिट फेज में। तो एलिमेंट्री थ्योरी हम क्यों यूज किए, इससे हमको क्या पता चला, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटाइजिंग करंट होती है जो वोल्टेज